गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं शैलेंद्र विजय आपका अपना यूट्यूब चैनल ZSPTC में आपका स्वागत करते हैं। मित्र, हम जनरल साइंस फिजिक्स में वर्क, पावर और एनर्जी पर आपके लिए काम कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो आप तक पहुंचा रखा है, जिसमें हमने वर्क के संदर्भ में सारा कॉन्सेप्ट आप तक शेयर किया। दूसरे वीडियो में एनर्जी पे हम लोग काम किए और फिर वो वीडियो भी आप तक पहुंचा दिए हैं। ठीक है, अब उसके कुछ सेक्शन बचे हुए थे जो आज के वीडियो में हम आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज हम टॉपिक्स डालते हैं एनर्जी थ्योरम। वर्क, एनर्जी थ्योरम, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय को समझिए। जब किसी पिंड पर, जब किसी बॉडी पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं, कोई परिणामी बल लगाते हैं, तो उस बल के द्वारा उस पिंड पर जो कार्य संपन्न होता है, जो कार्य होता है, वह कार्य उस पिंड के काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। क्या हुआ, फिर से समझिए। जब किसी पिंड पर कोई परिणामी बल लगाते हैं, तो उस बल के द्वारा पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड के काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होती है। यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय, कि जब कोई ऑब्जेक्ट है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के पर क्या होता है, इसमें कोई ना कोई वर्क डन होगा। इस वर्क डन होने के कारण इसके जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, तो वर्क डन का जो क्वांटिटी, जो मात्रा, जो वर्क डन है, वह उसके काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होता है उसके बराबर होती है। इसको समझने के लिए यह समझिए कि यह एक बॉडी है। ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी ये ए पॉइंट पर है, तो 12 mv² अब इस पर हम फोर्स अप्लाई किए, इसके कारण से ये बॉडी पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 12 mv² हो गया। क्लियर? तो अब देखिए, ये m द्रव्यमान का है, ये भी m द्रव्यमान का है। इस पर फोर्स अप्लाई किए। बिफोर फोर्स, जो हम फोर्स लगाने से पहले इस पिंड की काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 12 mva² थी,
और इस पर जब फोर्स अप्लाई किए तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम वी बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जिसको हम डेल्टा के ई कहते हैं, ये किसके बराबर हो गया, हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम बी ए स्क्वायर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखिए कि जब हम इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई किए तो इस पे वर्क हुआ, इस पे वर्क हुआ। जब इस पिंड पर हम फोर्स अप्लाई किए और इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, मान लिया जाए ये W हुआ होगा। यही W जो है इस डेल्टा के ई के बराबर होता है। क्लियर? यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम फोर्स अप्लाई करें, इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और इसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो, ठीक है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर इस बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई कर दें और उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो, मतलब जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क जीरो, यानी वर्क हुआ ही नहीं है। बात समझ में आई? कि अगर हम फोर्स अप्लाई किए और इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ, और यदि इसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो वर्क हुआ, वह वर्क इसी चेंज काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं कि देखिए ये एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है। तो नाउ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ 5 इंटू 100 50, यानी 250 जूल। आई बात समझ में? अब देखिए इस पर फोर्स अप्लाई किया गया और इस बॉडी का मास तो 5 mg ही रहा। अब इसका वेलोसिटी 12 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ 5144, 2 मरते में गया 72, यानी 360 जूल हो गया। तो देख रहे हैं यहां पर 250 जूल और यहां पे 360 जूल। तो बताओ डेल्टा के ई क्या हो गया, 360 जूल माइनस 250 जूल इक्वल टू 110 जूल। अब देखिए जब हम बल अप्लाई नहीं किए थे, जब हम बल अप्लाई नहीं कर रहे थे, इस पर कोई हम रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगाए थे, तब इस पिंड का काइनेटिक एनर्जी 250 जूल था, यानी ये 250 जूल कार्य कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया कि ये पिंड का कार्य कितना हो गया, 360 जूल, तो 110 जूल जो बढ़ा वो किसके कारण से बढ़ा था, इसी फोर्स को जो अप्लाई किए, जो रिजल्टेंट फोर्स लगाए, तो यही हो गया कि जो वर्क डन हुआ, ये जो वर्क डन हो गया 110, ये क्या हुआ, उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर हुआ।
क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। कहीं पे कोई प्रॉब्लम, कहीं पर किसी को भी, कहीं पर भी नहीं, ठीक है? तो इस पर जो क्वेश्चंस आएगा हम लास्ट में करवाएंगे, ठीक है? अभी कुछ कंटेंट्स है जो आपके साथ शेयर करना है। तो समझ में आ गई वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? चलिए अब आते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी थ्योरम पे। मास एनर्जी थ्योरम, ठीक है? देखिए आइंस्टाइन मास एनर्जी थ्योरम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है। सापेक्ष के सिद्धांत के अनुसार मास और एनर्जी, मास और एनर्जी का रूपांतरण संभव है, ठीक है? मास और एनर्जी का रूपांतरण संभव है, ठीक है? यदि यदि किसी क्रिया में, यदि किसी क्रिया में डेल्टा एम, द्रव्यमान में डेल्टा एम की कमी होती है तो उसी क्रिया में डेल्टा ई यानी उसके एनर्जी में वृद्धि होती है। तो क्या कहता है आइंस्टीन? सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान एवं ऊर्जा यानी मास और एनर्जी में रूपांतरण संभव है। यदि किसी क्रिया में द्रव्यमान में डेल्टा एम की कमी होती है तो उसी क्रिया में ऊर्जा में डेल्टा ई की वृद्धि होती है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं कि भाई सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार कहता है द्रव्यमान और ऊर्जा यानी मास और एनर्जी का रूपांतरण संभव है यदि किसी क्रिया में द्रव्यमान डेल्टा एम से रिड्यूस कर जाता है, उसी क्रिया में एनर्जी डेल्टा ई से इंक्रीज कर जाती है, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है? सी क्या है? प्रकाश वेग है। आई बात समझ में? स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, देखते हैं फोर्स कांस्टेंट। यानी बल नियतांक। बल नियतांक यानी फोर्स कांस्टेंट कहता है कि किसी स्प्रिंग पर बल लगाने से उसमें जो खिंचाव या
संकुचित यानी कंप्रेशन होता है। ठीक है, किसी स्प्रिंग पर बल लगाने से उसमें जो खिंचाव या संकुचित यानी कंप्रेशन उत्पन्न होता है वह बल के अनुसार होता है, यानी प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। किसी स्प्रिंग में बल लगाने पर उसमें उत्पन्न खिंचाव या संकुचन लगाए गए बल के अनुसार यानी समानुपाती होता है। मान लिए, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि F बल लगाए और स्प्रिंग पर F बल लगाए और उसमें खिंचाव कितना हुआ, X। ठीक है, तो क्या हो गया, F बल लगाए और खिंचाव क्या हो गया, X, तो F प्रोपोर्शनल टू X होता है। ठीक है, अब देखो F इक्वल टू K इंटू X होता है। ठीक है, अब देखिए इफ X इक्वल टू 1 देन F इक्वल टू K होता है। अब यहां से क्या बोलेंगे, बल नियतांक, क्या बोलेंगे कि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक उस बल के बराबर होता है। किसी पिंड का बल नियतांक उस बल के बराबर होता है जो उस स्प्रिंग में एकांक खिंचाव या संकुचन उत्पन्न करता है। क्या बोलेंगे, किसी स्प्रिंग का बल नियतांक उस बल के बराबर होता है जो उस स्प्रिंग में एकांक यानी यूनिट खिंचाव या संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक है, किसी स्प्रिंग का बल नियतांक के उस बल के बराबर होता है जिसके लगाने पर स्प्रिंग में इकाई एकांक खिंचाव उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत कहीं पर? ओके, ये के क्या है, इसी को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, इसी को स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। बल कांस्टेंट बोले या स्प्रिंग कांस्टेंट बोले, एनी प्रॉब्लम? हाँ, अब देखिए ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, ये स्टील में सर्वाधिक होता है। इसको याद रखिएगा, स्टील में सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि किन किन धातुओं में बल कांस्टेंट सर्वाधिक होता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, स्टील में बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट मैक्सिमम होता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम कहीं पर भी?
तो देखिए के इजकल टू क्या हो गया, एफ। ओके, के इजकल टू क्या हो गया, एफ बाय एक्स। यहां से आ रहे हैं, के इजकल टू क्या हो गया, एफ बाय एक्स। तो एफ बाय एक्स हुआ, तो भाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट बल का होता है न्यूटन, और एक्स खिंचाव है यानी लेंथ है, इसका मतलब ये होता है मीटर। तो क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। कोई दिक्कत, कहीं पर कोई दिक्कत, न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका डायमेंशन, इसका जो डायमेंशन होता है वह एम एल माइनस टू होता है, एम एल माइनस टू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से ही पूछेगा, उसके यूनिट, उसका यूनिट क्या होता है, बल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, तो बोलेंगे न्यूटन पर मीटर होता है। डायमेंशन पूछेगा तो बोलेंगे एम एल माइनस टू होता है। बल कांस्टेंट कहां सर्वाधिक, किस धातु में सर्वाधिक होता है, तो बोलेंगे स्टील में सर्वाधिक होता है। बल कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो उस बल को कहते हैं जो कि स्प्रिंग में खिंचाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर। तो भाई कहता है यदि बल नियतांक क्या है, उस बल के बराबर है जो स्प्रिंग में एकांक यानी यूनिट खिंचाव उत्पन्न करता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं। अब हम लोग टॉपिक्स डालेंगे स्प्रिंग में ही। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। यानी स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब इसको समझिए कि जब किसी स्प्रिंग में खिंचाव या संकुचन होता है, उसको संकुचित करते हैं, कंप्रेस करते हैं, या उसको खिंचाव करते हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ता होगा। जब हम किसी स्प्रिंग में खिंचाव उत्पन्न करेंगे या कंप्रेस करेंगे उसको, तो कुछ कार्य करना पड़ता होगा। यही कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही जो कार्य है उस स्प्रिंग में क्या होती है, एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, यही संचित ऊर्जा को स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी जब किसी स्प्रिंग में खिंचाव या संकुचन उत्पन्न करते हैं, तो इसके लिए कार्य करना होता है। यही कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी संचित ऊर्जा को, इसी ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। आई बात समझ में कि जब किसी स्प्रिंग में खिंचाव या उसमें कंप्रेशन, संकुचन उत्पन्न करते हैं, तो इसके लिए कुछ कार्य करना होता होगा।
ये जो कार्य करते हैं ना, यही कार्य उस स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में कंजर्व हो जाती है, संचित हो जाती है। इसी संचित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। अब देखिए, इसका एक्सप्रेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? खिंचाव या संकुचन, कंप्रेशन है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब किसी स्प्रिंग में खिंचाव या संकुचन उत्पन्न करते हैं तो उसके लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यही कार्य स्प्रिंग में ऊर्जा के रूप में कंजर्व हो जाती है, संचित हो जाती है। इसी संचित ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग है। अब देखिए, ये स्प्रिंग है, ठीक है। ये वास्तविक स्थिति में है। अब इसमें खिंचाव उत्पन्न किए या इसमें संकुचन उत्पन्न किए, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। लेकिन इन दोनों के अपेक्षा, इन दोनों के अपेक्षा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि जब किसी स्प्रिंग को खींचा जाता है या उसको संकुचित किया जाता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी उसके वास्तविक पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है? तो अधिक होती है। यानी जो वास्तविक स्थिति में स्प्रिंग है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के तुलना में कम होती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पर दिक्कत? न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, यहां पे जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा होगा? मिनिमम होगा, यहां पे मिनिमम होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, इसी को बढ़ाते हैं, इसी कहानी को और आगे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट, के स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में कोई दिक्कत? एम द्रव्यमान यानी मास वाले पिंड को बांधकर इसे खींचकर छोड़ने पर या पिंड दोलन यानी कंपन करने लगता है। आई बात समझ में? देखो,
ये के स्प्रिंग कांस्टेंट वाला एक स्प्रिंग है जिसमें m द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर लटका दिए। अब इसको खींच कर छोड़ दिए तो ये क्या करेगा, दोलन करने लगेगा। ठीक है, ये जो दोलन करने लगेगा तो कहता है कि इस पिंड का दोलन काल, ठीक है, पिंड का दोलन काल 2 पाई अंडर रूट m बाय k होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी पूछता है और डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी पूछता है कि के स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग में जब m द्रव्यमान वाले पिंड को बांधकर खींचकर उसे छोड़ते हैं तो वह पिंड दोलन करने लगता है, तो उस पिंड का दोलन काल का सूत्र क्या है, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। एनी प्रॉब्लम? इस पर हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, इस एक्सप्रेशन को आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट को। देखिए, स्प्रिंग पढ़िए। यदि K1 K2 K3 K4 स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग को समानांतर क्रम यानी पैरेलल सीरीज में जोड़ दी जाए तो स्प्रिंग कांस्टेंट K का मान बढ़ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि K1 K2 K3 एंड K4 एंड सो ऑन, अगर ये बहुत सारे स्प्रिंग है, कैसा, स्प्रिंग कांस्टेंट वाले स्प्रिंग है, यानी यहां फोर्स कांस्टेंट वाले स्प्रिंग है, और इस सारे स्प्रिंग को यदि पैरेलल सीरीज में जोड़ दिया जाए, है ना, तो बताइए कि जो आपका फोर्स कांस्टेंट है उसका मान क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए आप देखिए। मान लेते हैं ये K1 है और ये K2 स्प्रिंग है। इसको कैसे लटकाए हैं, पैरेलल, कैसे लटकाए हुए हैं और पैरेलल, और इसको कैसे जोड़े हैं, पैरेलल जोड़ दिया जाए। क्या हुआ, पैरेलल जोड़ दिया जाए। क्लियर? तो देखिए, अब हमारा जो है, अब जो हमारा T होगा, T का मान क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2। आई बात समझ में? क्या लिखे, और यहां पर क्या हो जाएगा, K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 अप टू सो ऑन, यानी फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई। और उसके लिए दोलन काल का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2। एक्चुअली अगर 3 जोड़ते तो फिर K3 हो जाता, 4 जोड़ते तो अभी 2 ही जोड़े हैं, K1 और K2 दो पैरेलल में जोड़े हैं, तो हम 2 ही यहाँ पे K1 प्लस K2 लिखे हैं। यानी यहाँ पे क्या लिखा था, K1 प्लस K2 प्लस K3 के जगह लिखा जाता। ठीक है, कोई दिक्कत?
अब इसी में हम आ रहे हैं कि अगर इसको हम स्प्रिंग को अब हम कैसे जोड़ते, श्रेणी क्रम में। कैसे जोड़ते, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते। आइए, यदि K1 K2 K3 K4 स्प्रिंग कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट वाले स्प्रिंग को श्रेणी क्रम यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने पर स्प्रिंग कांस्टेंट K का मान घट जाता है। आई बात समझ में? देखिए, जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ें तो K का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और जब इसी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो K का मान क्या होता है, घट जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 एंड सो ऑन। देयरफॉर अब इसको देखिए इस तरह से, ये K1 कांस्टेंट वाले स्प्रिंग हैं, ये K2 कांस्टेंट वाले स्प्रिंग हैं, और दोनों को कैसे जोड़ दिए हैं, सीरीज में, श्रेणी में जोड़ दिए हैं। क्लियर? तो अब देखिए कि यहां पर जो दोलन काल होगा वो 2 अंडर रूट m/1/K1 प्लस 1/K2 इक्वल टू 2 अंडर रूट m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, ऊपर क्या हो जाएगा, K1 इंटू K2। तो ये एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो हमने स्प्रिंग को समझाया, ठीक है, कि भाई स्प्रिंग में फोर्स कांस्टेंट क्या है। उसके बाद हमने समझाया कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या है। फिर हमने ये दिखाया कि भाई यदि स्प्रिंग को हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस में करेंगे तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और जब उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो K का मान घट जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर आगे चले। कितना? तो स्प्रिंग पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को ले लिए। हाँ, इस पे जो क्वेश्चंस एराइज होगा ना, हम उसका एक क्लास पूरा न्यूमेरिकल पे डालेंगे, ठीक है। वर्क, पावर, एनर्जी, स्प्रिंग, ठीक है, फोर्स कांस्टेंट, इस पे जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा हम उसका एक क्लास वीडियो है ना लास्ट में डालेंगे। क्लियर? तो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें हम लोग पावर को समझेंगे, स्ट्रेंथ को समझेंगे, सामर्थ्य को समझेंगे, क्षमता को समझेंगे, ठीक है। और फिर तब कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे। तो वर्क, पावर, एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके पास शेयर हो जाएगा मित्र। उसके बाद आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप जाएंगे, चाहे वो टेक हो या नॉन टेक हो, तो इस सेक्शन से उठने वाले क्वेश्चंस आप अवश्य कर देंगे, ये मुझे विश्वास है, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है कि इस कार्य को हम आगे और भी करें, तो आप मेरे उत्साहवर्धक के लिए
आप अपने कमेंट्स को मेरे साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खुद और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, मेरे परिवार को बड़ा करने में अपना सहयोग दें और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।